हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब इसमें हमारी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है। अब यहाँ पे देखें रिएक्टेंट सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, गैस फेज में है रिएक्टेंट सब्सटेंस। लेकिन जो हमारे पास कैटलिस्ट है प्लैटिनम वो सोलिड है उसका फेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन पे। आपने पहले देखा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम के बराबर है। तो हर केमिकल रिएक्शन एक जैसा नहीं होता, कुछ फास्ट होते हैं कुछ स्लो होते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे। अब देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम भी अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया कैटलिस्ट ये भी अफेक्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन में यूज़ करेंगे तो वो स्पीड अप करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें मेन बात की गई है कि जितने ज़्यादा हम रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा। जितनी अमाउंट होगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, मतलब जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट्स की उतने ज़्यादा जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ग्रेटर द कंसंट्रेशन मोर रैपिडली रिएक्शन प्रोसीड। When the concentration of one or more reactant increase, rate of reaction increases। और यहाँ से मेन चीज़ एक बात की गई है, मेन पॉइंट है ये कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स की उतने रिएक्टेंट मालिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मतलब रिएक्टेंट्स हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। जितने ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतने ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था। 10 डिग्री टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल से ट्रिपल होगा। अब फॉर एग्जांपल चाय जो है कम हीट पे आहिस्ता आहिस्ता बनती है, लेकिन आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो फ़ौरन बन जाएगी। तो 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि मालिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर मोर थर्मल एनर्जी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उतने मालिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह वो कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और ग्रेटर एनर्जी मिलेगी। अच्छा, इस चीज़ को ना कंप्लीट बताया था हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। हमें तो जस्ट इतना पता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। असल में मालिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी हाई होगी टेम्परेचर बढ़ाने से उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है और कुछ की ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ बताई थी हमें, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताई थी। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक इसने ग्राफ की सूरत में एक कर्व बताई थी और इसमें ये इसने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ की इन बिटवीन होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो हमारा मेन कंसर्न है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो इसने ये बताया था कि वो मिनिमम एनर्जी है जब रिएक्टेंट्स को जो चाहिए होते हैं। जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है ना, रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, कोलाइडिंग पार्टिकल्स को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल्स टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट, तो इस चीज़ को, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से मालिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ मालिक्यूल्स की बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है और कुछ की इन बिटवीन होता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि मालिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, ये कौन सी बढ़ रही है एनर्जी? ये है काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है उन मालिक्यूल्स की, उन पार्टिकल्स की, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और कोलिजन ज़्यादा होंगे और हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। बोल्ट्जमैन, अब इसकी जो कर्व है फ्लैटन एट हाई टेम्परेचर एंड है पीक शिफ्ट टू राइट। अब ये राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे और अंडर द। अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते हैं, 10 डिग्री करते हैं, तो ये जो शेडेड एरिया है यहाँ की जो कर्व है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, पहली बात ये की गई है कि जो मालिक्यूल की एनर्जी है जो बढ़ जाती है वो कौन सी है, वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ती है, वो बढ़ेगी। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में।
ये जो कर्व है इस तरह ये फिर यहाँ पे फ्लैटन हो जाएगी और राइट साइड पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री से टेम्परेचर हमने अगर हम यहाँ पे बढ़ाएं तो यहाँ पे जो ये कर्व है, ये वाला एरिया है, ये डबल हो जाएगा, शेडेड एरिया डबल हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली फिर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा फिर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंट कोलिजन ज़्यादा होंगी। और इन्हीं फ्रीक्वेंट कोलिजन्स को हम कहते हैं अफेक्टिव कोलिजन्स, और यहीं पे हमारे रिएक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो पहले तो यहाँ देखें ना, हमारी कर्व बढ़ रही थी और फिर एंड पे शेडेड एरिया कम था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो जो ये शेडेड एरिया से ऊपर वाला एरिया है ये मज़ीद बढ़ गया है। मतलब कर्व तो हमारी छोटी आई है लेकिन शेडेड एरिया बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज़ होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, हमारे रिएक्टर्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। तो पहले तो यहाँ पे बस एक ही कर्व थी, यहाँ पे कर्व ज़्यादा थी लेकिन शेडेड एरिया कम था। और यहाँ पे जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो शेडेड एरिया ज़्यादा हो गया और कर्व जो है वो छोटी हो गई, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। अगर कोई रिएक्शन स्लो जा रहा है तो हम उसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन तेज़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कैटलिस्ट चेंज भी नहीं होता, मतलब वो अनचेंज रहेगा। ये नहीं है कैटलिस्ट भी शामिल हो गया उस रिएक्शन में, नहीं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और रिएक्शन पे उसकी स्पीड पे असर पड़ेगा। अ सब्सटेंस विच आल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ऐसी चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा दे, चेंज कर दे, लेकिन ख़ुद वो चेंज नहीं होती एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैटलिस्ट। बेसिकली ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे है, और ये मिल के क्या बना रहे हैं, H2। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम प्लाटिनम मेटल डाल दें तो वो रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा और तेज़ी से वो वाटर बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इसमें कैटलिस्ट यूज़ हुआ है जिसने स्पीड अप इसको बढ़ाई है। जो नेक्स्ट है वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो। अब हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन करते हैं जिसमें हमने वाटर की ब्रेक डाउन करनी होती है, वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा होता है। तो इस तरह कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई जो रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं कैटालिसिस। द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज़ कॉल्ड कैटालिसिस। अब ये क्या करता है, ये एक न्यू रिएक्शन, न्यू पाथ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट है और ये इतनी लंबी कर्व है और फिर ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हुआ। ये जो रिएक्शन हो रहा है अब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा, इतना लंबा सा, ये देखें इतना टाइम लेके और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर इसी रिएक्टेंट में हम कैटलिस्ट यूज़ कर लें तो ये फ़ौरन यहाँ पे देखें कर्व छोटी सी बनी है, ये बुक में दिखाया गया है। तो ये छोटी सी कर्व आई है कैटलिस्ट के साथ और वो फ़ौरन डायरेक्ट चेंज हो गया प्रोडक्ट्स में। और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी कम यूज़ होगी क्योंकि कैटलिस्ट यूज़ हुआ है ना, इस वजह से। इट प्रोवाइड अ न्यू रिएक्शन पाथ विद द लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी और ये फ़ौरन जो है रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ये देखिए न्यू इसका पाथ है, छोटा सा है, फ़ौरन ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो कैटालिसिस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है और फ़ौरन रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब हम पढ़ेंगे कैटालिसिस की टाइप। एक होती है होमोजेनस कैटालिसिस, दूसरा होता है हेट्रोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम। कैटालिसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास SO2 है गैस फेज़ में और ऑक्सीजन है गैस फेज़, ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों सेम फेज़ में, गैस फेज़ में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी गैस फेज़ में है, जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट्स का जो फेज़ है वो भी सेम है और जहाँ पे हमारे जो कैटलिस्ट है उसका भी जो फेज़ है वो सेम है, होमोजेनस है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज़ सेम है, ये गैस फेज़ में है, इस चीज़ को हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। इन दिस प्रोसेस कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर सेम फेज़। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स सेम फेज़ में है इन द रिएक्टेंट एंड द रिएक्टिंग सिस्टम। और यहाँ पे जो चीज़ अब बन गई है प्रोडक्ट, अब वो भी आ रही है गैस फेज़ में। मतलब रिएक्टिंग सिस्टम में जो हमारा कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, वो भी सेम है और जो हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है वो भी सेम फेज़ में है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। जो है
हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब इसमें हमारी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है। अब यहाँ पे देखें रिएक्टेंट सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, गैस फेज में है रिएक्टेंट सब्सटेंस। लेकिन जो हमारे पास कैटलिस्ट है प्लैटिनम वो सोलिड है उसका फेज। तो जब हेट्रोजेनस कैटालिसिस का मतलब ये है कि जिसमें हमारे रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और हमारे कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में है। हमारा कैटलिस्ट सोलिड फेज में है और जो हमारे रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट्स हैं ये भी गैस फेज़ में हैं। तो ये दोनों का जो फेज़ है वो डिफरेंट है और जो हमारी चीज़ बन रही है वो गैस फेज़ में बन रही है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट है दोनों का फेज़ डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। और होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है उसका दोनों का फेज़ सेम होता है। ठीक है, तो उसको होमोजेनस कहते हैं। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपने अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।